अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, हर तरफ नफ़रत है और ये नफ़रत ऐसी है जिसकी परिभाषा कोई तय नहीं कर पा रहा। किसी को इस नफ़रत में सुकून मिल रहा है, किसी को इस नफ़रत में बदला दिख रहा है और किसी को इस नफ़रत में अच्छाई नज़र आ रही है। इस बीच आप फ़िलिस्तीन के शहरों में मलबों में दबी लाशों को निकलते हुए देखते रहिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन ख़त्म हो सकता है लेकिन इन लाशों का निकलना ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स अच्छे खासे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है उसे ये एहसास ही नहीं है कि उसके हाथों कत्ल हो रहा है। कोई जब उससे पूछता है कि भाई अब तो रुक जाओ, अब तो लाशों के ढेरों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है, तो वो कहता है कि देखिए साहब, हमारे 40 बच्चों के सिर कलम कर दिए गए हैं, हमारे 255 लोगों को बंदी बनाया हुआ है और जिस हमास ने ये काम किया है, जब तक हम उसे बर्बाद नहीं कर देते, उसका खात्मा नहीं कर देते, हम इसी तरह से लाशों के ढेर लगाते रहेंगे। वैसे बड़ी विडंबना है साहब, जिस हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है, कल वो फिर दिखाई दिया और उसने बंदी बनाए गए 2 नागरिकों को रिहा किया। लेकिन देखिए, ये भी कितनी अजीब बात है, जो हमास दुनिया को दिखाई दे रहा है वो हमास इजराइल को नहीं दिखता और वो इसे देखने के लिए बस फिलिस्तीन के शहरों पर बम बरसा रहा है, वहां लाशों का ढेर लग रहा है, शहरों को कब्रिस्तान बना रहा है। खैर, इन 2 बंधकों की रिहाई को लेकर भी बड़े अजीब से हालात हो गए हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमास के जिन लड़ाकों उर्फ आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों को छोड़ा है, असल में वो तो मसीहा हैं। वो तो खुद को इस्लाम और कुरान के रास्ते पर चलते हुए बता रहे हैं। वो तो इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को बड़ा ख्याल रख रहे हैं, उन्हें वक्त पर खाना दे रहे हैं, उनका अच्छे से इलाज करवा रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से 1-2 को छोड़ भी देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ आप भारतीय मीडिया और पश्चिमी देशों की मीडिया को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमास ने जिन लोगों को रिहा किया है उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जबकि अगर आपने कल नोएडा की किसी टीवी चैनल को देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि जिन 2 महिलाओं को हमास ने छोड़ा है वो क्या कह रही हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उन्हें घसीट कर मारपीट कर बंदी बनाया गया था। जैसे आप बीबीसी की इस हेडलाइन को देखिए तो आप ये जानेंगे जो महिलाएं रिहा की गई हैं उनकी जिंदगी हमास के कब्जे में बड़ी नरक रही होगी। उधर इजराइल भी ये कह रहा है कि हमास दुनिया को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी बरगला रहा है। उसके बंदी बनाए गए नागरिक हमास की तारीफें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। खैर, सच क्या है शायद ये कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे सच कभी बाहर नहीं आ पाते। लेकिन एक सच जरूर सामने आया है और ये सच सामने कल अल जजीरा की ये रिपोर्ट लाती है, जिसके मुताबिक अब इजराइल फिलिस्तीन पर डेडली वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जब वो गाजा या फिर किसी और शहर पर हमला करे तो उसमें लोगों के बचने की गुंजाइश 0.1% भी ना हो। खैर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जो फ्रेश अपडेट है वो ये तस्वीरें हैं जहां नुसीरत नाम के एक रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने बमबारी की है। आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी का एक रिफ्यूजी कैंप है जहां लोगों की काफी भीड़ है। अचानक से इस भीड़ पर एक बम आकर गिरता है और सब धुआं धुआं हो जाता है और फिर अब आप या फिर दुनिया इन हमलों के बारे में इजराइल से सवाल करेगी तो इजराइल का जवाब होगा कि वो हमास का खात्मा करना चाहता है। इसलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि इजराइल हमास को नहीं बल्कि फिलिस्तीन और उसके लोगों को ख़त्म करना चाहता है। वरना सोचिए, जब वो ऐसे इजराइल में बैठा बैठा गाजा पट्टी के किसी भी मोहल्ले किसी भी इलाके में बम गिरा सकता है तो क्या इजराइल को हमास के वो लड़ाके नहीं दिख रहे होंगे जो बाकायदा सामने आकर उसके बंधकों को छोड़ रहे हैं।
खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की करते हैं। आई नो कि ये खबर थोड़ा लेट है, लेकिन अब हम इसमें अपडेट ये है कि ये खबर क्रिकेट के मैदान से निकलकर तीन देशों के बीच आ चुकी है और लोग अपने अपने हित और हिसाब से इस खबर को ले रहे हैं। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान को हराता है, मैदान पर जश्न मनता है, इंडिया भी झूम उठता है और सो कॉल्ड लोग ये कहने लगते हैं कि देखिए साहब, हम इंडिया वालों को इस्लाम या फिर मुसलमानों से कोई दिक्कत या दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो पाकिस्तान से है। क्योंकि पाकिस्तान टीम हारी है, लिहाजा हम तो खुशियां मनाएंगे ही। लिहाजा मैदान पर डांस होता है, अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी डांस करते हैं, इंडिया की तरफ मैदान पर इरफान पठान भी डांस करते हैं, उधर पाकिस्तान में अपनी टीम पर लानतें भेजी जा रही हैं। खैर, इस मैच को लेकर मेरा अलग नजरिया है और इस पूरे सिनेरियो के बीच मेरे चंद सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जिस मुल्क में शरिया के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, जिस मुल्क में दाढ़ी न रखने पर चेतावनी दी जा रही है, जिस मुल्क में कोई भी औरत बगैर बुर्के और हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती, जिस मुल्क में लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ सकते, उस मुल्क की क्रिकेट टीम भांडों की तरह डांस क्यों मना रही है? क्या अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार अपने देश की टीम के इस गैर इस्लामी रवैये को नहीं देख रही होगी? और अगर देख रही होगी तो वो खामोश क्यों है? क्या उसका जोर सिर्फ औरतों और बच्चियों पर ही चलता है? क्या वो सिर्फ औरतों और बच्चियों के मामले में ही इस्लाम और शरिया कानून लागू करना चाहते हैं? यहाँ मेरा सवाल पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम से भी है। आज पूरा पाकिस्तान इस बात पर हैरान है कि उनकी टीम अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम से क्यों हार गई और वो अपनी टीम पर लानतें भेज रहे हैं। क्या पाकिस्तान के लोग भी गैरों का तरीका इख्तियार कर रहे हैं? क्या वो भी ये भूल गए हैं कि इस्लाम में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है? क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो ये कहते कि कोई बात नहीं, अफगानिस्तान से हार गए तो क्या हुआ, वो भी हमारा पड़ोसी भाई है और खेल के मैदान में तो हार जीत चलती रहती है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और तो और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ लिया है। उसने भी जब पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की तो उस जीत को पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम कर दी। भाई ये चल क्या रहा है? हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। वैसे इन देशों के सभी मुसलमान एक सुर में ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। आपको फिलिस्तीन के मुसलमानों की तो फिक्र है, लेकिन आपको आपस में एक दूसरे देशों के मुसलमान दुश्मन लग रहे हैं। असल में बात तो यह है कि आप ढोंग कर रहे हैं और ढोंगी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको अपने देश की इन दो हेडलाइंस को दिखाते हैं। अगर आज आपने अखबार पढ़ा होगा तो आपने ये पाया होगा कि लगभग हर अखबार में इन दो बातों का जिक्र ज़रूर है। सारे अखबार ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, मोदी ने क्या शानदार जवाब दिया है और उन्होंने रावण दहन के मौके पर अपने पड़ोसी देशों को ये संदेश दिया है कि नया हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। और दूसरी हेडलाइन भगवत के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमेशा शांत रहने वाले मणिपुर को अशांत बनाने के पीछे असल में विदेशी ताकतों का हाथ है। तो कुछ आया समझ में? अगर मोदी जी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं तो फिर मणिपुर में विदेशी ताकतें कैसे घुस गईं? यही सवाल जाने माने पत्रकार रवीश कुमार भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब देश की सीमाओं की रक्षा करना मोदी जी जानते हैं तो फिर मणिपुर में विदेशी ताकतें कैसे घुस गईं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक नया फरमान सुनाया है। और ये फरमान यूपी के मुजफ्फरनगर में चल रहे दो मदरसों को लेकर है, जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं और अगर इन मदरसों ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स शिक्षा विभाग को सबमिट नहीं किए तो इन मदरसों पर 10,000 रुपये रोज का फाइन लगेगा। प्रशासन ये कह रहा है कि अगर प्रदेश के किसी भी शहर
या फिर गांव देहात में कोई भी मदरसा अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता या फिर रजिस्ट्रेशन के कागजात जमा नहीं करवाता तो ये प्रावधान है कि प्रशासन ऐसे मदरसों पर 1 लाख रुपए का फाइन इम्पोज करे। खैर, अभी ये भी खबर आई थी कि यूपी सरकार उन मदरसों की जांच कर रही थी जिनमें उसे विदेशी फंडिंग का शक था। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। यूपी में पिछले करीब 6 सालों से मदरसे निशाने पर हैं। और इस वीडियो के आखिर में बात पाकिस्तानी क्रिकेटर की करते हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी कम और हिंदू और सनातनी ज्यादा समझता है। जी हाँ, बात यहाँ दानिश कनेरिया की हो रही है। दानिश कनेरिया इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और वो सोशल मीडिया पर 2 ही बातें कह रहे हैं। पहली बात, वो भारत के मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। दूसरे, वो आजकल खुद को हिंदू और सच्चा सनातनी साबित करने में लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्हें उनके धर्म की वजह से कभी इज्जत नहीं मिली। उनका कई बार धर्म परिवर्तन करने की कोशिश भी की गई। खैर, लगता है कि दानिश को अदनान सामी की तरह भारत की नागरिकता चाहिए और इसलिए उन्होंने इस नागरिकता को हासिल करने का एक आसान तरीका निकाला है और वो आसान तरीका यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाने पर लो, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाओ। लेकिन दानिश से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि वो खुद कितना बड़ा देशभक्त है। जिस देश में रह रहा है, जिस देश की टीम की तरफ से खेला, उसी की बुराई कर रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है। खैर, दानिश साहब, आपसे क्या कहें। आपने अपने हाथ में सनातन धर्म को वो कार्ड ले रखा है जिसके बाद आप हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोगों के फेवरेट बन चुके हैं। मैं यहाँ आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम या फिर मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो दानिश कनेरिया को अपना दोस्त, अपना हमदर्द कैसे मान रहे हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।